नेता प्रतिपक्ष की बड़ी चर्चा है और सोशल मीडिया पे आपके नाम की बड़ी चर्चा है कि रागिनी सोनकर जो है दलित समाज से आती हैं, महिला हैं, तेज तर्राक हैं और बोलती भी हैं। हो सकता है अखिलेश उन्हें जो है नेता प्रतिपक्ष बना दे। क्या ये सच्चाई है कि हवा में बात हो रही है? आपको क्या लग रहा है? अयोध्या की बड़ी बात होती थी कि अयोध्या में मंदिर भगवान श्री राम का बना है, भाजपा को बड़ा लाभ मिलेगा। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के अवधेश चुनाव जीत गए, लेकिन सोशल मीडिया पे काफ़ी ये वायरल चल रहा है कि अयोध्या के लोगों को कहा जा रहा है कि जो है अयोध्या जाइए लेकिन कोई सामान मत खरीदिए, पानी मत पीजिए। बड़ा इस तरह का चल रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? अयोध्या जैसी जगह जिसे बीजेपी ने एक बहुत बड़ा एजेंडा और बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था कि हम राम मंदिर बनाएंगे और हम वापस से आएंगे, उसकी बदौलत आएंगे, और वहीं पे हार जाना, उस गढ़ में हार जाना, वो ये दर्शाता है कि जनता स्वाभिमानी है। अयोध्या की जनता स्वाभिमानी है और अयोध्या की जनता खासकर ये जानती है कि राजनीति और धर्म दोनों को आप मिक्स नहीं कर सकते। दोनों का अलग अलग महत्व है। देश जो है वो किस तरीके से लोकतंत्र के बनाए हुए अधिकारों से चलता है और जो हमारा मंदिर है वो हमारी आस्था से चलता है। तो ये अयोध्या की जनता तो जानती है, लेकिन शायद एनडीए की सरकार इस बात को नहीं जानती। इस चुनाव में ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद ये लोग चुनाव हार गए। आखिर क्या वजह है कि जनता इनको क्यों नकार दिया? आप अपनी उंगलियों पे अपने पिछड़े और अति पिछड़े समाज को लगातार गिनाते रहते हैं, लेकिन आप उनके नेता नहीं बन पा रहे हैं, आप उनके ठेकेदार बन गए हैं। जब जहां अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आप उधर दल बदल लेते हैं। तो जब आप इस तरीके से ठेकेदारी करने लगेंगे तो जो वो गरीब, असहाय और पिछड़े और अति पिछड़े समाज के लोग हैं वो कब तक आपसे भ्रमित रहेंगे? तो उसी का रिजल्ट है जो इस बार आया है कि रागिनी सोनकर चर्चा में रहती हैं, सोशल मीडिया पे छाई रहती हैं। कमेंट देखिए तो बहुत अच्छे आते हैं, विदेशों से भी कमेंट आते हैं। फिर मछली शहर में ही कुछ नेता आपका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मंचों से कुछ भाषण वायरल हो रहे हैं जिसमें रागिनी सोनकर का बड़ा विरोध हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 का खत्म हो गया और इस बार समाजवादी पार्टी ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। विशेषकर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2014, 2017, 2019, 2022 में जिस तरह समाजवादी पार्टी को सफलता नहीं मिली थी, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा किया है प्रदर्शन। और यहाँ उत्तर प्रदेश में गठबंधन को 43 सीटें मिली हैं। फिलहाल सरकार तो नहीं बन पाई और ऐसे में मछली शहर की विधायक, लोकप्रिय विधायक जो लगातार चर्चा में रहती हैं और चुनाव प्रचार में भी काफ़ी जगह गई, तो उनसे हमारी बातचीत होगी। विधायक जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विभाष भाई। विधायक जी, इस बार तो आपकी पार्टी ने कमाल कर दिया। ऐसा क्या रणनीति थी जो, अब तो बताइए कैसे ये सब हो गया? जो भाजपा के लोगों को लगता था कि कोई चुनाव नहीं जीत सकता। 2014 की बात करें, 17 की बात करें, 19 की बात करें, 22 की बात करें, आप लोग लगातार हार रहे थे, लेकिन इस बार अचानक जो है इतनी सीटें कैसे आ गई? विभाष भाई, सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगी। मेरे बीच में सम्मानित समाजवादी पार्टी के हमारे मछली शहर विधानसभा से विधानसभा अध्यक्ष से लेकर के ब्लॉक अध्यक्षों से लेकर के सभी कार्यकर्ता हैं, जनता भी हैं। और आज हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है और हम सभी लोगों ने जगह जगह पर कार्यक्रम भी किए हैं, केक कटिंग करी है और सभी लोगों ने बहुत सारी शुभकामनाएं उनको प्रेषित की हैं और बहुत सारा आशीर्वाद दिया है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्र नेता, जन नेता, पीडीए के नेता, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए एक इस तरीके से नेता बन करके उभरे हैं जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। आज देश में और प्रदेश में खुशी की लहर है। लोग ये कह रहे हैं कि जो जीत करके सरकार बनाए शायद वो इतने खुश नहीं हैं, लेकिन हम भले कुछ नंबर्स से, कुछ मार्जिन से रह गए हों, लेकिन हम ज़्यादा खुश हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जो हक की कमाई होती है उसमें इंसान को ज़्यादा सुकून आता है, ज़्यादा अच्छी नींद आती है, ज़्यादा खुशी होती है। और जो धोखाधड़ी से कमाता है वो इंसान रात में सुकून से सो नहीं पाता है। तो यही सरकार इस समय भाजपा की कर रही है। उसकी रातों की नींद हराम हो गई है। उन्होंने छल से, बल से नंबर ऑफ सीट्स भले बढ़ा ली हो, लेकिन जो उन्होंने सरकार बनाई है वो सरकार से वो स्वयं भी संतुष्ट नहीं है। और वो सरकार वो कितने दिन तक चला पाएंगे उसका भी उन्हें अंदेशा। यही तो मेरा सवाल अगला है कि जो है भाजपा की सीटें कम आई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार बने हैं, क्या कार्यकाल पूरा हो जाएगा? देखिए,
जनता भी यही वेट कर रही है, हम लोग भी यही वेट कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की खींचातानी चल रही है और जिस तरीके का व्यवहार रहा है एनडीए सरकार का, जिस तरीके से ये कहें कि एक तानाशाही वर्क रहा है, उसको 10 साल पूरी जनता ने सहा है, उसको झेला है, जिसका रिजल्ट है कि आज पूरा पीडीए, पूरा दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज, आदिवासी समाज, महिलाएं और मैं कहूँगी कि गरीब हो, किसान हो, हर कोई इस चुनाव को सिर्फ चुनाव की तरह नहीं देख रहा था, एक जंग की तरह देख रहा था। और जब वोटिंग हुई है तो समझ लीजिए सबने एक एक गोलियां दागी हैं, वहाँ जाके बटन दबाया है, जिसका रिजल्ट है कि हम इतनी सारी सीट उत्तर प्रदेश में और देश में लेकर के आए। अयोध्या की बड़ी बात होती थी कि अयोध्या में मंदिर भगवान श्री राम का बना है, भाजपा को बड़ा लाभ मिलेगा। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के अवधेश चुनाव जीत गए, लेकिन सोशल मीडिया पे काफ़ी ये वायरल चल रहा है कि अयोध्या के लोगों को कहा जा रहा है कि जो है अयोध्या जाइए लेकिन कोई सामान मत खरीदिए, पानी मत पीजिए, बड़ा इस तरह का चल रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है अपने देश की। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया, लोकतंत्र जिसकी वजह से मजबूत है, और शायद उसी का प्रतीक है कि अयोध्या जैसी जगह जिसे बीजेपी ने एक बहुत बड़ा एजेंडा और बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था कि हम राम मंदिर बनाएंगे और हम वापस से आएंगे, उसकी बदौलत आएंगे, और वहीं पे हार जाना, उस गढ़ में हार जाना, वो ये दर्शाता है कि जनता स्वाभिमानी है, अयोध्या की जनता स्वाभिमानी है। और अयोध्या की जनता खासकर ये जानती है कि राजनीति और धर्म दोनों को आप मिक्स नहीं कर सकते, दोनों का अलग अलग महत्व है। देश जो है वो किस तरीके से लोकतंत्र के बनाए हुए अधिकारों से चलता है, और जो हमारा मंदिर है वो हमारी आस्था से चलता है। तो ये अयोध्या की जनता तो जानती है, लेकिन शायद एनडीए की सरकार इस बात को नहीं जानती है। इस चुनाव में ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद ये लोग चुनाव हार गए, आखिर क्या वजह है कि जनता इनको क्यों नकार दिया? देखिए, आप पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, शोषितों की, वंचितों की बात करते हैं। आप अपनी उंगलियों पे अपने पिछड़े और अति पिछड़े समाज को लगातार गिनाते रहते हैं, लेकिन आप उनके नेता नहीं बन पा रहे हैं, आप उनके ठेकेदार बन गए हैं। जब जहां अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आप उधर दल बदल लेते हैं। तो जब आप इस तरीके से ठेकेदारी करने लगेंगे तो जो वो गरीब, असहाय और पिछड़े और अति पिछड़े समाज के लोग हैं वो कब तक आपसे भ्रमित रहेंगे? तो उसी का रिजल्ट है जो इस बार आया है। अनुप्रिया पटेल के लिए भी यही बात लागू हो रही है कि पिछले चुनाव में इस बार भी उन्होंने एक सीट अपनी बचा पाई, एक सीट तो हार गई, और जहां जीती हैं पिछली बार 2,30,000 से मार्जिन थी उनकी, इस बार केवल 30,000 के ऊपर रह गई। क्या अब पिछड़े इनसे अलग हो रहे हैं? क्या मोह भंग हो रहा है क्या पिछड़ों का? देखिए, जिनकी राजनीति करती है अनुप्रिया जी का इस बार जो जीतना था बहुत कम मार्जिन है, वो आपने स्वयं बता दिया। पिछले 10 वर्षों में जिस समाज से वो आती हैं, पहली बार मुझे खुशी हुई वो देख करके कि इस बार जब वो जीती तो एक लेटर आया जिसमें ये बोला गया कि कई बार जो हमारी आरक्षित सीटें हैं उसमें उस कैंडिडेट को नॉट एप्लीकेबल, नॉट क्वालिफाइड और नॉट अप टू द क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज करके उन्हें रिजेक्ट किया जाता है मल्टीपल टाइम्स, और उस सीट को जो आरक्षित हैं उसे जो है जनरल में कन्वर्ट करके और उस तरीके से भरा जाता है। 10 साल वो उस पर निशब्द रहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बार के चुनाव ने उन्हें ये एहसास करा दिया कि आप जिस समाज का वोट लेकर के जीत रही हैं, अगर उस समाज के बारे में नहीं बोलेंगी तो आप जो ये मार्जिन शायद 30,000 का हुआ है वो यही दर्शाता है। अखिलेश यादव जी तब तो सांसद बन गए, नेता प्रतिपक्ष की बड़ी चर्चा है, और सोशल मीडिया पे आपके नाम की बड़ी चर्चा है कि रागिनी सोनकर जो है दलित समाज से आती हैं, महिला हैं, तेज तर्राक हैं और बोलती भी हैं, हो सकता है अखिलेश उन्हें जो है नेता प्रतिपक्ष बना दे। क्या ये सच्चाई है कि हवा में बात हो रही है? आपको क्या लग रहा है? देखिए, नेता प्रतिपक्ष एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दायित्व है और उसे एक बहुत अच्छे एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत होती है, और मेरे अनुसार समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जो भी निर्णय रहेगा वो सर्वोपरि है। और रही मेरी बात, तो मेरे लिए तो लोकसभा में भी आप लोगों ने बहुत सारा नाम सोशल मीडिया पे और सारे न्यूज़ पे चलाया, उसके बाद आगे भी हर दायित्व में आप लोग मेरा नाम आगे लेकर के चलते हैं, तो ये दर्शाता है कि आप लोग कितना प्यार और कितना सम्मान दे रहे हैं मुझे। अभी मैं बहुत नई आई हूँ राजनीति में, और इतना प्यार और सम्मान जो आप देते हैं उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे आपका आभार व्यक्त करूँ, धन्यवाद दूँ। लेकिन मैं यही चाहूँगी कि नेता प्रतिपक्ष जो भी बने, कोई एक सीनियर लीडर और वेल
जो पुराने जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके वेल वर्स्ड हों, वो बने और मजबूती से हमारी पार्टी को आगे लेकर के चलें। आपने उत्तर जो है जो बस 2-3 सवाल छोटे छोटे और हैं, ज़्यादा नहीं। विधानसभा का उपचुनाव भी होना है, हाँ 2027 का चुनाव भी अब तो सामने है, क्योंकि पार्टियां हमेशा तैयारी में रहती हैं। क्या ये पीडीए की ही रणनीति रहने वाली है कि कुछ और अलग से रणनीति इस बार होने वाली है आपकी पार्टी की? देखिए, पीडीए कोई रणनीति नहीं है। पीडीए वो है जिसको निग्लेक्ट कर दिया गया था, और पीडीए हर जगह पे अपनी अपनी जगह पे ही था, लेकिन पीडीए के बारे में एनडीए की सरकार ने कभी सोचा ही नहीं। ये पीडीए तब तक रहेगा जब तक ये देश रहेगा, ये पीडीए तब तक रहेगा जब तक देश का संविधान और देश का लोकतंत्र रहेगा। तो ये पीडीए की लड़ाई है, ये कोई एजेंडा नहीं है, और ये अब आगे तब तक चलता रहेगा जब तक पीडीए को उसका अधिकार नहीं मिल जाता। ये मछली शहर में आपकी तैयारी तो भाई मछली शहर से है, अभी 2 सालों में क्या ऐसा रहा कि आपने किया है काम, और फिर क्या अभी करना है मछली शहर के लिए बचे 3 सालों में? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सवाल पूछा। जिस समय मैं मछली शहर में आई थी, चुनाव के जस्ट 10 दिन 12 दिन पहले आई थी, और उस समय यहाँ के रोडों की कंडीशन बहुत ज़्यादा बद से बदतर थी। और अभी अगर हम पूरे 9 विधानसभाओं की बात करें, जनपद जौनपुर में अगर रोड का सबसे ज़्यादा अगर काम हुआ है तो वो मछली शहर विधानसभा में हुआ है। साथ ही साथ जो जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त है वो ट्रांसफॉर्मर्स की वजह से है। यहाँ के ट्रांसफॉर्मर्स की क्षमता की वृद्धि की ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए उस हिसाब का फंड नहीं आता है और उस हिसाब से यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, जिसके लिए सदन में मैंने बार बार उस मुद्दे को उठाया है, क्योंकि उसका अगर ओवरऑल बजट का आकलन किया जाए तो वो कम से कम नियर अबाउट 50 to 100 करोड़ तक का बजट है वो, जिसको कि सरकार को प्रॉपर्ली उस पर वर्क करना चाहिए। तीसरा जो है वो पानी की असुविधा है। टंकियों के बारे में इन्होंने कह तो दिया कि ये टंकी लगाएंगे, लेकिन टंकी के नाम पे बनी बनाई रोडों को तोड़ दिया, बने बनाए खड़ंजे उखाड़ दिए, बने बनाए घर तोड़ दिए, लेकिन टंकियां अभी तक ना स्थापित हो पाई है, ना लोगों के पास पानी आ पाया है। और जब तक आपकी टंकियों का ये स्थापना नहीं हो पाती है, लोगों के घर घर आप जल नहीं पहुंचा पा रहे हैं, कम से कम तब तक तो गरीबों को हैंडपाइप उपलब्ध कराइए। बार बार सदन में इस बात को विपक्ष के विधायकों के द्वारा, नेता प्रतिपक्ष के द्वारा उठाया गया है कि जब तक टंकियों का काम पूरा नहीं होता है तब तक घरों में जो है जिस तरीके से पहले की सुविधाएं रही कि हैंडपाइप की सुविधा उपलब्ध कराई जाती थी उसको कराया जाए। अंतिम सवाल है कि रागिनी सोनकर चर्चा में रहती हैं, सोशल मीडिया पे छाई रहती हैं, कमेंट देखिए तो बहुत अच्छे आते हैं, विदेशों से भी कमेंट आते हैं, फिर मछली शहर में ही कुछ नेता आपका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मंचों से कुछ भाषण वायरल हो रहे हैं जिसमें रागिनी सोनकर का बड़ा विरोध हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें 5 विधानसभाएं थी, लेकिन जो असली जीत हुई है वो मछली शहर विधानसभा से हुई। 25,000 का मार्जिन इकलौता सिर्फ मछली शहर विधानसभा ने दिया। तो फिर क्यों विरोध? ये विरोध, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि नेता विरोध कर रहे हैं तो आप ये जान जाएं, जब एक नेता, जब एक कोई भी व्यक्ति राजनीति में अच्छा काम करने लगता है तो सबसे पहले अगर कोई विरोध करता है तो वो नेता करता है। और आपने अपने सवाल में स्पष्ट पूछ लिया कि मंचों से विरोध हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये बात सिर्फ नेता ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप जनता के बीच में जाएंगे तो आपको ये सुनने को मिलेगा कि सबसे शिक्षित अगर कोई विधायक मिली तो वो हमें मिली। आज जो लोगों के सुख दुख में पहुंच रही है वो विधायक हमें मिली। जिसने पहली बार ये सोचा कि चिकित्सा के लिए किस तरीके से काम किया जाए, एक आई क्लिनिक का निर्माण, एक आई हॉस्पिटल का निर्माण के लिए अगर किसी ने सोचा तो वो हमारी विधायक है। जिन्होंने ये सोचा कि किस तरीके से जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए सदन में उनकी बात को रखा जाए वो हमारी विधायक है। और जिस तरीके से आगे भी हमने अपनी कार्यशैली को बना रखा है और मजबूती से काम करते रहेंगे। अभी विपक्ष में है, मे भी हमारे पास फंड्स उतने ना आए, उस प्रकार का हम वर्क ना कर पाएँ, लेकिन मुझे जनता में पूरी आस्था और विश्वास है, भगवान में भी है, और जनता मेरी भगवान है कि वो अगर इसी तरीके से आशीर्वाद बनाएगी तो कल को हम सत्ता शासन में आएंगे तो मछली शहर को एक नया और सुंदर चेहरा देंगे। देखिए, विधायक जब समापन करेंगे, लेकिन मैं खुल के कहूँगा कि क्या विधायक सांसद किसी भी पार्टी के हो, क्या विधायक सांसद के मंच पे एक विधायक का विरोध होना चाहिए? ये पार्टी के हित में अच्छा है कि बुरा है, ये बताइए। ये देखिए, पार्टी के हित में तो डेफिनेटली अच्छा नहीं है अगर ये सेम पार्टी के लोग कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये भी आपसे मैं कहना चाहूँगी कि जिन्होंने भी इस तरीके की बातें की हैं उनसे भी ये बात पूछनी चाहिए क्योंकि कई बार जब नेता विरोध करते हैं तो वो अपने व्यक्तिगत लाभ के चक्कर में होते हैं, अपने व्यक्तिगत कद को बढ़ाने के चक्कर में होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आप सोच रहे हैं
हैं कि रागिनी सोनकर के बारे में अगर वो 4 बातें बोलेंगे तो उनका कद बढ़ जाएगा, वो पॉपुलर हो जाएंगे। विभाष जी जैसे इंटरव्यू लेने वाले लोग और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके नाम की चर्चा करेंगे रागिनी जी के नाम की वजह से, तो शायद वो उसकी वजह से भी एक रीज़न हो सकता है। बाकी आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू। धन्यवाद विधायक।